नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसका नाम होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। यहाँ से अभी तक देखा जाए तो यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस को मिला के लगभग 30 के अराउंड प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रिलेवेंट है। चलिए बारी बारी से इन सारे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बंगाल का विभाजन होगा सबसे लास्ट में 1905 में करजन के समय। वहीं देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, 1793 के आसपास कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। वहीं सहायक संधि हो जाएगा यहाँ पे विलेजली के द्वारा 1798 से लेके 1805 तक चलेगा, जब तक ये गवर्नर जनरल रहेगा। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे डलहौजी के द्वारा हो जाएगा 1945-46 में हो जाएगा यहाँ पे हड़प नीति। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो देखिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का संबंध हो जाएगा यहाँ पे बंगाल विभाजन से, क्योंकि करजन के द्वारा जुलाई महीने में, लगभग देखा जाए तो 20 जुलाई 1905 को ही इसने घोषणा कर दी थी कि अब बंगाल का पूरी तरीके से विभाजन हो जाएगा। अब विभाजन सुनते जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, खासकर कांग्रेस वगैरह, एक्शन लेने के मूड में आ गई और ये सारे लोग ये इकट्ठा हुए थे 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। और फिर इन्होंने विरोध करने का अपना अलग अलग तरीका अपनाया, जैसे कि बहिष्कार करना हो गया, फिर पूरे क्षेत्रों के साथ साथ, ठीक है, इसमें देखेंगे तो गर्मपंथी नरमपंथियों में आगे चल के विवाद भी होगा, जिसमें नरमपंथियों का मानना था कि इस विरोध को बंगाल तक सीमित रखा जाए, लेकिन वहीं गर्मपंथियों का मानना था कि इस विरोध को पूरे भारत में फैलाया जाए। फिर वहीं स्वदेशी मूवमेंट वगैरह यहाँ पे शुरू हो जाएगा, आगे चल के देखेंगे। और आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो जाएगा, अर्थात जो बंगाल विभाजन है। अब यही आपको समझना है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कारण दिया गया था कि इतना बड़ा बंगाल जो प्रांत था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को, प्रशासनिक नीतियों को सही तरीके से लागू करना आसान नहीं होता था। वहीं अगर देखा जाए भारतीय इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे बताया जाता है कि उन लोगों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जो कि ज़्यादा उपयुक्त साबित होता है। खैर, ये तीन जो डेट है आपको ध्यान रखना है, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को फिर से ये अपने अस्तित्व में आ जाएगा। तो 16 अक्टूबर को जब ये अपने अस्तित्व में आ जाएगा, विभाजन वाले अस्तित्व में आ जाएगा, तो विद्रोह की लहर और तेज़ी हो, मतलब और सब कह सकते हैं कि तेज़ी आ जाएगी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन वगैरह यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाएगा। बहुत सारे देखेंगे ना, यहाँ पे जो भी लोग हैं देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत होके अलग अलग एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे, जो आगे आपको दिखाई भी देगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अब डेट के स्तर पे पूछा जा रहा है, और मैंने बताया था कि औपचारिक जो घोषणा की गई थी, ये अक्टूबर में नहीं की गई थी, बल्कि इसका जो डेट था 7 अगस्त के आसपास की गई थी। तो इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। बंगाल का विभाजन हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया ऑफिशियली। इसके अलावा और भी ऑप्शन है। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को नहीं हुआ था, ये हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। वैसे ही यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने पूना के साथ साथ देखेंगे तो बम्बई में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट वगैरह कब शुरू होगा? जब पूरी तरीके से बंगाल विभाजन अस्तित्व में आ जाएगा और ये काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, चाहे वो नरमपंथी हो गर्मपंथी हो, इन लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
राइट ऑप्शन विल बी हो जाएगा बी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की ही अब यहाँ पे बारी थी। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ही है यहाँ पे कि स्वदेशीकरण पे यहाँ पे बल देना था और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से यहाँ पे बहिष्कार करना था। तो इस दरमियान थोड़ा प्रश्न को घुमा के भी पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान या फिर स्वदेशी आंदोलन को एक सकारात्मक पहलू के रूप में दिखाए। तो अब यहाँ पे आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया, जो भी लघु उद्योग कुटीर उद्योग उस पे यहाँ पे जोर दिया गया। आगे चल के देखेंगे हम लोग डेटा पे भी बात करेंगे कि जब स्वदेशी पे बल दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, तो कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ था। सूती वस्त्र वगैरह के जो भी यहाँ पे आयात वगैरह में बहुत ही कमी आ गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, वैसे तो 16 अक्टूबर 1905 को तो ये लागू हुआ था, लेकिन घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को ही यहाँ पे घोषणा की गई थी। जुलाई महीने में ही यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। हालांकि कितने जगह 19 भी दिया रहता है और कितने जगह यहाँ पे 20 भी दिया रहता है, ठीक है। तो एक दिन के अंतर में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। 19 या 20 जुलाई, कितने बुक में आपको 19 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 20 जुलाई भी आपको मिल जाएगा। हालांकि इस प्रश्न को पूछा गया है यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और बीपीएससी ने भी इसका राइट उत्तर यहाँ पे ए ही दिया हुआ है, 19 जुलाई 1905 को। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को, हालांकि कुछ लेखकों के द्वारा 19 जुलाई 1905 को भी यहाँ पे माना गया है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे जैसे कि बीपीएससी ने इसका ऑफिशियली जो आंसर दिया हुआ है 19 जुलाई ही दिया है, तो इसे आपको ध्यान में रख के चलना होगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया हुआ था? तो उस समय जो वायसराय था, बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था। राइट आंसर विल भी यहाँ पे हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था यही था, कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उस समय सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर था, पूरा नाम है इसका सर एंड्रूज हेडरसन लिथ फ्रेजर। यह कौन था? तो यह देखिए उस समय भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी भी था। भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी भी था और यहीं आगे चल के 1903 से लेके 1908 तक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मौजूद रहेगा, अपनी सेवाएं देगा। और माना जाता है कि बंगाल विभाजन के पीछे इस फ्रेजर का, सर एंड्रूज फ्रेजर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। एक होता है ना कि किस तरीके से यहाँ पे बंगाल विभाजन को यहाँ पे लागू किया जाए, कितना कितना एरिया किस पे होना चाहिए, चूँकि पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल यहाँ पर अस्तित्व में आया हुआ था। तो उसके पीछे जो मास्टर जो माइंड था, इसे भी माना जाता है सर एंड्रूज फ्रेजर को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था? देखिए स्टार्टिंग तौर पे सारे जो नेता, एक तरीके से देखा जाए तो सबने तो विरोध किया ही था, लेकिन 1905 के विरोध में आंदोलन का जो नेतृत्व किया था स्टार्टिंग तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1905 में ही इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। आगे चल के अब जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे जो नेता लोग हैं जुड़ते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? एक बेहतर संबंध का समर्थक था।
डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी है, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बी जी तिलक। यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जब आप खासकर आइडियाज पढ़ेंगे, इनकी जब विचारधारा पढ़ेंगे तो काफ़ी बृहद है। मतलब ये पूरे पूरे विश्व को लेके साथ चलते हैं। एक होता है ना वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, हर एक विचार में इनका जो विचार है देखेंगे तो ग्लोबलाइट होता हुआ आपको नज़र आएगा। और वैसे में पूर्व तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का जो समर्थक था, ठीक है, इनको भी माना जाता है। वैसे तो राजा राम मोहन राय तो हैं ही यहाँ पे, लेकिन वो तो काफ़ी पहले जा चुके थे। ये बाद में आएंगे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा कुछ वैसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पूर्व एवं पश्चिम अर्थात ईस्ट एंड वेस्ट सभ्यता के मध्य बेहतर समन्वय संबंध के, ठीक है, समर्थक के रूप में। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। कृष्ण कुमार मित्र का ही यहाँ पे सुझाव था कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, इसका सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा, ताकि वे दबाव में आएंगे। और इन्होंने सिर्फ सुझाव दिया, न सिर्फ सुझाव दिया बल्कि आगे चल के देखेंगे तो संजीवनी में बहुत इम्पोर्टेंट इनकी पत्रिका है जिसका नाम है यहाँ पे संजीवनी। कई बार पूछ लिया भी जाता है कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका का नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा संजीवनी। संजीवनी के संपादक के रूप में यहाँ पे मौजूद थे, जिसका कह सकते हैं कि अंकन यहाँ पे किया गया था 13 जुलाई 1905 को। 13 जुलाई 1905 को, ध्यान रखिएगा, 13 जुलाई 1905 को। तो इसी समय इन्होंने पूरा पूरा डिटेल्स बताया हुआ था कि कैसे यहाँ पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में अपनाया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1905 में। अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए 20 जुलाई को 19 या 20 जुलाई को यहाँ पे करजन ने घोषणा कर दिया था। इसके अलावा 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउनशिप में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे, खासकर कांग्रेस के नेता वगैरह। लेकिन आपको समझना है ना कि जब हम बहिष्कार कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का मतलब है कि हर एक एरिया में, चाहे वो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हो, कपड़ा हो, इसके अलावा एजुकेशन तक यहाँ पे पूरी तरीके से बहिष्कृत करना होगा। लेकिन एजुकेशन जब हम बहिष्कृत कर रहे हैं तो बच्चों के हम भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि इसी जगह यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ही मतलब होता है ना स्वदेशी शिक्षा का स्वदेशीकरण करना। तो उसी समय यहाँ पे 1905 में ही यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी यहाँ पे स्थापना की जाएगी। आगे चल के देखेंगे तो असहयोग आंदोलन के दौरान भी यही चीज़ होगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड बन जाएगा कि जब जब यहाँ पे विरोध होगा, बहिष्कार होगा, आंदोलन होगा, तो उसमें एक बहिष्कृत का पार्ट मतलब रहेगा ही रहेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और उसमें एजुकेशन भी रहेगा। अब एजुकेशन को बहिष्कार करने का मतलब है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विकल्प मुहैया कराया जाएगा। जैसे पटना में कुछ काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, ठीक है, उन लोगों के द्वारा भी यहाँ पे कार्य किया जाएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, मोइनुल हक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किस लिए यहाँ पे किया गया था? हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। लेकिन हमें सोचना है अकॉर्डिंग टू भारत के परिप्रेक्ष्य में कि ओवरऑल उन लोगों ने ऐसा प्रयास क्यों किया था। देखिए 1857 की जब लड़ाई हुई थी, तो 1857 की लड़ाई में मुस्लिमों ने, सॉरी, अंग्रेज़ों ने जो अपना सबसे जो प्रबल शत्रु या फिर प्रमुख शत्रु के रूप में हिंदुओं को नहीं माना था, मुस्लिमों को यहाँ पे माना हुआ था।
ये जान के आपको काफ़ी अतिशयोक्ति लगेगी, क्योंकि 1857 की लड़ाई में बहुत सारे मुस्लिम लीडर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आगे चल के अब उनको जल्दी समझ में आ गया कि दोनों को अगर एक साथ लेके अगर हम लोग चलेंगे तो समस्या होगी ही होगी। डिवाइड एंड कन्कर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया, फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया गया। तो वैसे में बढ़ता जो राष्ट्रवाद था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उसमें धीरे धीरे देखेंगे तो मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ रही थी। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। तो सी यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी के अंतर्गत जैसे हिंदू मुस्लिम विभाजन को यहाँ पे ठीक है करने के लिए, या फिर देखेंगे तो बंगाल के विकास के लिए, खैर ये तो नहीं होगा लेकिन ये इसमें शामिल हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा वगैरह के लिए ये अंग्रेज़ों का आर्गूमेंट था, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। अब इसी दरमियान देखेंगे तो सेंसस वगैरह यहाँ पे कराया जाएगा, चूँकि लगभग 1881 में ही जनगणना वगैरह यहाँ पे शुरू हो चुका था, 1881 में, 82 में। उसके बाद से देखेंगे तो लगभग हर 10 साल में जनगणना यहाँ पे होगा ही होगा। और उस सेंसस में आसानी से इतना तो डेटा अंग्रेज़ों को क्लियर हो ही जाता था कि किस एरिया में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। तो दोनों को ही यहाँ पे एक तरीके से डिवाइड करना था, इसलिए पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था, जिसमें पूर्वी जो बंगाल मूलतः देखा जाए तो एक मुस्लिम बहुल एरिया के रूप में, वहीं जो पश्चिमी बंगाल था एक हिंदू बहुल एरिया के रूप में मौजूद था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो बॉयकट तो था, बॉयकट मतलब बहिष्कार की कैटेगरी में ही यहाँ पे इसको रखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो स्वदेशी है, यहाँ पे स्वदेशी को भी यहाँ पे शुरू किया ही किया गया। असहयोग, तीसरा जो ऑप्शन दिया है ना असहयोग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। असहयोग का जो मुद्दा है अभी लाया नहीं गया है, असहयोग का मुद्दा यहाँ पे बाद ही में यहाँ पे लाया जाएगा, तो इसीलिए तीसरा नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं 1905 का, क्योंकि गांधी आएंगे तो बोलेंगे कि नहीं अब सिर्फ स्वदेशी या फिर बहिष्कृत हमें नहीं करना, असहयोग की भावना को यहाँ पे अपनाना है। आगे चल के फिर देखेंगे तो सारे लोग जो भी सरकारी स्टाफ तक जो भी होंगे अपने कामों को छोड़ देंगे, मैंने उनको सहयोग करना ही करना नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट ऑप्शन विल भी यहाँ पे हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन विल भी यहाँ पे हो जाएगा डी। और जैसा आपको पता है कि लगभग 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, इसे लागू जब कर दिया गया, तो अलग अलग क्षेत्रों में और विरोध का स्वरूप तेज हो गया। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी दिवस मनाने का घोषणा किया गया। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। वैसे ही बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय कह सकते हैं, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालयों के यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ ही पूरी तरीके से जुड़ चुका था। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार, तो देखिए ये जो अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में ही यहाँ पे अपनाए गए थे। तो स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल का विभाजन ही सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। करेक्ट उत्तर यहाँ पे यही होगा। लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश दिया गया था, लेकिन ये बाद में दिया गया था इनको 1900 लगभग 7-8 के दरमियान दिया गया था, जब इनके द्वारा केसरी का प्रतिपादन किया गया था, खासकर क्रांतिकारियों के पक्ष में इनको जेल भेज दिया गया था। लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब
कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, ये भी लगभग उसी के आसपास हुआ है, 1907 के आसपास ही यहाँ पे हुआ है। चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाया जाना, ये तो इनको बहुत पहले सुनाया गया था, 1899 के आसपास ही मेरे ख्याल से इनको फांसी दी गई थी। और बंगाल विभाजन हो जाएगा यहाँ पे 1905। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक जो कारण था यही था 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल यह भी प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। 1905 में देखेंगे तो बंगाल का विभाजन हुआ, मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, पूर्वी बंगाल और फिर यहाँ पे हुआ यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। और जैसा आपको पता है कि इसके एवज में पूरी तरीके से इसका विरोध होते रहा, और जब विरोध होते रहा और आगे चल के 1911 में, ध्यान रखिएगा 1911 में जब दिल्ली दरबार की यहाँ पे घोषणा की गई, दिल्ली दरबार जब उस समय ब्रिटेन का शासक यहाँ पे आया हुआ था, तो जिस तरीके से विद्रोह हुआ ब्रिटेन के शासक के द्वारा, इस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रद्द कर दिया गया, अर्थात अब बंगाल पुनः एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रद्द किया गया तो पूर्वी और पश्चिम बंगाल को तो मिला दिया गया यहाँ पे, लेकिन फिर से एक बार और इसका विभाजन यहाँ पे कर दिया गया 1911 के आसपास ही। ध्यान रखिएगा 1911 के आसपास ही राजधानी वगैरह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 1911 के आसपास ही यहाँ पे देखेंगे तो बिहार और उड़ीसा को, ध्यान रखिएगा बिहार और उड़ीसा को यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यही दोबारा जो विभाजित हुआ है 1911 में हुआ है, बिहार और उड़ीसा के रूप में। और बिहार और उड़ीसा जब यहाँ पे विभाजित हो गया, तो उड़ीसा भी देखेंगे तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से बिहार से उड़ीसा को भी यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा प्रश्न को कभी कभी तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो जब तक कि जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, क्योंकि जब ये दिल्ली दरबार लगेगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, राजधानी जो पहले कलकत्ता जो केंद्र बिंदु हुआ करती थी, अब कलकत्ता से उठा के सीधे यहाँ पे दिल्ली कर दिया जाएगा। तो जो जो मेजर चेंजेस था आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? रद्द किस वर्ष यहाँ पे किया गया? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1911 में ही तो इसको यहाँ पे रद्द किया गया था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? कब एकीकृत किया गया था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1911 में ही यहाँ पे एकीकृत किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था? देखिए मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, सी है यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लै। ध्यान रखिएगा चिदम्बरम पिल्लै। तो बंगाल से प्रारंभ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे उसका प्रचार प्रसार किया जाने लगा, जैसे कि लोकमान्य तिलक ने खासकर बम्बई और पुणे की तरफ मोर्चा संभाला। वहीं यहाँ पे अजीत सिंह हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, उन लोगों के द्वारा पंजाब और उत्तर प्रदेश में। वहीं सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, जैसे चिदम्बरम पिल्लै ने यहाँ पे मद्रास में, सब यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। तो कुछ नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किसने किसने नेतृत्व किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चिदम्बरम पिल्लै इधर हो जाएगा, इधर महाराष्ट्र के साइड,
और वहीं देखेंगे यहाँ पे दिल्ली में तो सैयद हैदर राजा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सैयद हैदर राजा। और इधर मुंबई के तरफ, मुंबई पुणे के तरफ हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसके अलावा इधर देखेंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये जो है पंजाब, इधर पंजाब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ, जैसे कि अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के तरफ, वहीं पंजाब की तरफ देखेंगे तो लाला लाजपत राय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया हुआ था? अभी मैंने आपको बताया हुआ था दिल्ली में जिनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, सैयद हैदर राजा के द्वारा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? अप्रभावित जो वर्ग रहा था, देखिए महिलाएं शुरू से ही सब पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। कृषक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभी उतने एक्टिव नहीं हुए हैं, क्योंकि किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब कि ज़मींदारों के अधीन रहना, और ज़मींदार का मतलब है कि ज़मींदार अंग्रेज़ों के अधीन है, तो इसे भी आप लिंक बना के कोरिलेट कर सकते हैं। तो कृषक नहीं है। बुद्धिजीवी तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, चूँकि इनको समझ है कि अंग्रेज लोग कौन है। मुसलमान, ध्यान रखिएगा 1905 की बात की जा रही है, और यहाँ पे धीरे धीरे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे अंग्रेज़ों के पास यहाँ पे चला गया है। अर्थात अंग्रेज़ों ने जो जाल बिछाया हुआ है, कहीं न कहीं ये फंसते नज़र आ रहे हैं, या फिर इनके भी बहुत सारे कारण थे, ठीक है, प्रो एंड कॉन्स, हर चीज़ यहाँ पे होता ही होता है। फाइनली मुसलमान भी उधर आ चुके थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा एक, और यहाँ पे एक और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अप्रभावित रहा था ना यहाँ पे, तो अप्रभावित जैसे कृषक है, कृषक के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा मुसलमान हो जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा सी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना हुआ था? कब यहाँ पे बना हुआ था शीर्षक गीत के रूप में? ये बना हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही यहाँ पे बना हुआ था, जब 16 अक्टूबर, मैंने बताया था 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो गया, तो पूरे बंगाल में देखेंगे तो शोक दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। और इसी दरमियान यहाँ पे देखेंगे तो सड़कों पर लोग वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने भी लगे। तो उस दौरान हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो वंदे मातरम काफ़ी एक इम्पोर्टेंट शीर्षक गीत के रूप में यहाँ पे बन चुका था। मैसेज देना था कि अंग्रेज हमें कितना भी बांट ले, हम बंटने वाले नहीं हैं, हम एकजुट होने वाले हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग थे, जैसे इधर बंगाल की तरफ है, असम की तरफ है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भक्ति आंदोलन आप लोगों ने जरूर उनका नाम पढ़ा होगा कि कैसे जो भक्ति का जो इम्पैक्ट है, इधर बंगाल हो गया, बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश, असम, कितना अभी भी देखेंगे तो एक व्यापक जो इन्फ्लुएंस है उनके कल्चरल एक्टिविटी में दिखाई देती है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया हुआ था। एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे देखेंगे तो स्वदेशी भावना से ओतप्रोत, अर्थात बंगाल विभाजन के बाद से इसे माना जाता है कि मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, लेकिन उनका एक धड़ा था, बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उनका जो एक धड़ा था यहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ पे देखेंगे तो अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में बरिसाल के मुस्लिमों ने यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट जरूर किया ही किया था, इसका विरोध जताया ही जताया था। तो कह रहा है कौन से कथन सही नहीं है? संयोगवश पहला ही कथन सही नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो लियाकत हुसैन, लियाकत हुसैन की जगह यहाँ पे हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में बरिसाल के मुस्लिम संगठन या फिर मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था।
बाकी सब अब करेक्ट ही होगा। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बॉम्बे नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो अभी हुए थे ना, कुछ तो मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे, बरिशाल के जो मुस्लिम लोग थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल करेक्ट है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने बताया था किसानों की समस्या का कारण क्या था, लेकिन यह बंगाल तक सीमित रहा, क्योंकि मैंने बताया था इसमें गरम दल वाले थे, नरम दल वाले थे। गरम दल वाले जिसमें लाल बाल पाल सारे लोग इसमें मौजूद थे। इनका मानना था कि इस आंदोलन को बंगाल तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि बंगाल से बाहर भी पूरे भारत में फैलाया जाए। और हुआ भी, मद्रास में, मुंबई पुणे के तरफ, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा पंजाब के तरफ, सब ये लोग यहाँ पे उसको फैलाने का कार्य कर रहे थे। तो यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यही कथन गलत हो जाएगा, अर्थात राइट ऑप्शन विल बी डी। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। देखिए कई बार होता है ना, कुछ बुरे कार्य भी अच्छे परिणाम दे जाते हैं। कहने का एसेंस है कि जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, काफ़ी बुरा हुआ, लेकिन कम से कम भारतीयों को जगाने का तो इसने काम किया, जगाने का काम किया। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। जैसे कि हुआ ही हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना देखा जाए तो 1906 के आसपास यहाँ पे किया गया था। तो काफ़ी एक बड़ा जो इम्पैक्ट है देखा जाए, ठीक है, तो था इसका। बंगाल का विभाजन हुआ, ये दुख जरूर था, लेकिन फाइनली भारतीयों को थोड़ा एक आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट करने का भी इस आंदोलन ने प्रयास किया हुआ था। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोनों। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। कुछ दो तीन पत्रकार हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे कि नमक सत्याग्रह के दौरान भी एक पत्रकार थे, आप उनका नाम नीचे कमेंट करेंगे। इसमें दिया हुआ ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। किससे ये जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे, देखिए, स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार हैं ये। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रह के मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल, इन सारे ही जो उस समय अच्छे खासे न्यूज़ चैनल थे, न्यूज़ चैनल या फिर पत्रिका आप कह सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे ब्रिटिश पत्रकार H.W. ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिपोर्टिंग की हुई थी। और बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में भी यहाँ पे संपादित किया हुआ था। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, न्यू स्पिरिट इंडिया, ये पूछा जा सकता है। फाइनली आज का लास्ट प्रश्न, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यहाँ पे किया गया था। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई, जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की हुई थी, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था कि जो भी प्राच्य कला वगैरह है, जो भी पुरानी कला है, प्राच्य जो कला है भारत की, उसको पुनर्जीवित करना एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना को पूरी तरीके से जागृत करना है। तो संरक्षण देना काफ़ी ज़रूरत था यहाँ पे, इसी यही काम किया गया यहाँ पे।
अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 13 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल मिलते हैं हम लोग 17 नंबर चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।